नमस्कार दोस्तों आज का हमारा वीडियो व्हाइट डॉर्फ अर्थात सफ़ेद बौने तारों के ऊपर है। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, जिनमें से प्रत्येक तारे न्यूक्लियर फ्यूज़न अर्थात परमाणु संलयन प्रक्रिया के कारण चमकते हैं और किसी भी क्षण नए तारे जन्म लेते हैं, जबकि अन्य मरने लगते हैं। और किसी मरते हुए तारे का भाग्य उसके मास पर डिपेंड करता है। सबसे बड़े तारे न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल बन जाते हैं, लेकिन अधिकांश तारे चमकदार पदार्थ की गर्म गेंद बॉल्स बन जाते हैं जो कि चमकते हैं और अरबों वर्षों तक वे धीरे धीरे ठंडे होते हैं, फिर दृश्य से ओझल हो जाते हैं और ये तारे ही व्हाइट डॉर्फ्स कहलाते हैं। और तारे न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण चमकते हैं और दो एटम्स को एक साथ मिलाने में बहुत अधिक एनर्जी लगती है। यही कारण है कि बड़े पिंड जैसे तारे फ्यूज पदार्थ होते हैं, जबकि छोटे पिंड जैसे प्लैनेट्स ऐसा नहीं करते। तारे इतने बड़े होते हैं कि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी उनके पदार्थ को इतनी मजबूती से एक साथ जकड़ देती है ताकि न्यूक्लियर फ्यूजन हो सके। और यह फ्यूजन अधिकतर तारे के सेंटर में होता है, लेकिन कभी कभी कोर के चारों ओर की परतों में भी, जिन्हें शेल कहा जाता है, उसमें भी हो सकता है। और जैसे जैसे तारे की उम्र बढ़ती है, तारे के विभिन्न भागों में फ्यूजन होता है और विभिन्न एलिमेंट्स उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को तारकीय विकास या स्टेलर एवोल्यूशन कहा जाता है। और तारा अपने जीवन में जो रास्ता अपनाता है वह तारे के प्रारंभिक द्रव्यमान अर्थात इनिशियल मास पर डिपेंड करता है। और इस प्रोसेस के दौरान तारे का साइज और उसका टेम्परेचर और स्ट्रक्चर सब बदल जाता है। और प्रत्येक तारे के लाइफ टाइम में एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहां फ्यूजन को जारी रखने के लिए ग्रेविटी का खिंचाव पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं रह पाता है। और अधिकांश तारों के लिए एक बार जब फ्यूजन बंद हो जाता है तो बस बंद ही हो जाता है और रीस्टार्ट नहीं होता, क्योंकि फ्यूजन अब बाहरी दबाव उत्पन्न नहीं कर पाता है और तारा श्रिंक अर्थात सिकुड़ जाता है। तब इसकी ग्रेविटी पृथ्वी के आकार के बराबर हो जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसकी लाइट तुरंत बंद हो जाती हो। तारा अभी भी बेहद गर्म रहता है और हम जानते हैं कि गर्म चीजें चमकती हैं। तो अब एक ठंडे स्थान में तैरती हुई सफेद गर्म पदार्थ की एक छोटी सी बॉल रह जाती है और इसे ही हम सफेद बौना या व्हाइट डॉर्फ कहते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता है व्हाइट डॉर्फ ठंडे हो जाते हैं और स्लो पड़ने लगते हैं। और इनका रेडियस 0.01 रेडियस ऑफ सन और मास लेस देन और इक्वल टू 1.4 मास ऑफ सन होता है, जिसे कि चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। और आखिरकार हम जानते हैं कि अंतरिक्ष बहुत ठंडा है, पूर्ण शून्य तापमान के करीब। तो आपको क्या लगता है कि व्हाइट डॉर्फ्स को इस हद तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो इसमें बिलियन ट्रिलियन ईयर्स का समय लगता है। और एक दिन अंतरिक्ष में एक व्हाइट डॉर्फ में रोशनी बुझी जाती है और उस पॉइंट पर जो कुछ बचता है वह ब्लैक मैटर की एक डेड बॉल होती है, जिसे हम काला बौना या ब्लैक डॉर्फ कहते हैं। हालांकि व्हाइट डॉर्फ जलते हुए तारों बर्निंग स्टार्स की तुलना में छोटे होते हैं, फिर भी वे काफ़ी विशाल होते हैं और उनका मास 1.4 सोलर मासेस जितना अधिक हो सकता है। और ये एक वैल्यू है जिसे चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। और उनके बड़े द्रव्यमान मास के कारण ग्रेविटी स्टेलर मैटर तारकीय पदार्थ को बहुत मजबूती से कंप्रेस कर देती है। लेकिन किसी बिंदु पर आप पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के विरुद्ध हो जाते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स का ये विचार मूल रूप से कहता है कि दो समान कण एक ही समय में एक ही स्थान पर नहीं रह सकते। और व्हाइट डॉर्फ्स के लिए ग्रेविटी का प्रेशर उनके एटम से सभी इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेता है। और दोस्तों तब ग्रेविटी इलेक्ट्रॉन्स को इतनी बारीकी से एक साथ पैक करती है कि पाउली अपवर्जन का जो सिद्धांत है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो किक करता है और व्हाइट डॉर्फ को और अधिक सिकुड़ने से रोकता है। इसे डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन प्रेशर कहा जाता है। और व्हाइट डॉर्फ पृथ्वी जैसे ग्रह के आकार के होते हैं और इसके केवल एक अंश से ही चमकते हैं। और इन तारों की पहचान का एक तरीका यह है कि अस्पष्ट आगे पीछे गति करने वाले तारों की तलाश करना है। और यह इनके एक विशाल साथी कंपेनियन होने को भी बताता है। और यदि आप कंपेनियन को नहीं देख पा रहे हैं तो संभवतः यह एक ब्लैक होल है। लेकिन कई बार दूरबीनें, टेलीस्कोप्स एक छोटे स्लो पड़ोसी एक व्हाइट डॉर्फ को देख पाती हैं। दरअसल रात के आकाश के सबसे चमकीले तारे सीरियस का एक सफेद बौना साथी है, जिसे हम सीरियस बी कहते हैं। अब व्हाइट डॉर्फ्स की स्टेलर कोर एक अवशेष है जो अधिकतर इलेक्ट्रॉन डीजेनरेटेड मैटर से बनी हुई होती है। और एक व्हाइट डॉर्फ बहुत डेंस होता है और इसका मास सूर्य के बराबर होता है, जबकि इसका वॉल्यूम पृथ्वी के बराबर होता है। और दोस्तों व्हाइट डॉर्फ स्टार में कोई न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है। और निकटतम ज्ञात व्हाइट डॉर्फ सीरियस बी है, जो कि 8.6 लाइट ईयर्स दूर है, जो कि सीरियस बाइनरी स्टार का एक छोटा कंपोनेंट है।
और वर्तमान में सूर्य के निकटतम 100 तारा प्रणालियों अर्थात स्टार सिस्टम्स में से 8 व्हाइट डॉर्फ्स हैं और व्हाइट डॉर्फ्स की असामान्य स्लोनेस को पहली बार 1910 में पहचाना गया और व्हाइट डॉर्फ नाम विलियम जैकब ल्यूटेन ने 1922 में दिया था। और व्हाइट डॉर्फ तारों की अंतिम डेवलपमेंट स्टेज है और जिसका कि मास न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनने के लिए पर्याप्त नहीं होता है और इसमें मिल्की वे के 97% से अधिक तारे शामिल हैं। और सबसे पुराने ज्ञात व्हाइट डॉर्फ तारे अभी भी कुछ हजार केल्विन के टेम्परेचर पर रेडिएट करते हैं और बहुत लंबे समय में एक व्हाइट डॉर्फ ठंडा हो जाता है और इसकी जो सामग्री है वो कोर से शुरू होकर क्रिस्टलाइज होनी शुरू हो जाती है और तारे के कम तापमान का मतलब है कि अब ये महत्वपूर्ण गर्मी या प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता और अब एक ठंडा काला बौना अर्थात ब्लैक डॉर्फ स्टार बन जाता है। क्योंकि एक व्हाइट डॉर्फ स्टार को इस स्थिति तक पहुंचने में लगने वाले समय की गणना ज्ञात ब्रह्मांड की वर्तमान आयु 13.8 अरब वर्ष से अधिक मानी जाती है, इसलिए माना जाता है कि ब्रह्मांड में अभी कोई ब्लैक डॉर्फ मौजूद नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और बहुत से लोग व्यूअर्स तो बहुत हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।